पीछे एक लेख और एक पत्र में के विद्यार्थी और राजनीतिक जो लेख था वो खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भगत सिंह जो सुखदेव के नाम पत्र लिखे, वो पत्र पढ़ते थे। देखो पत्र पढ़ो, लिखल है प्रिय भाई, यानी कि अपने सुखदेव को लिख रहे थे। शुरू क्या किया, प्रिय भाई से मैं आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा हूँ। यानी कि उससे पहले जब सुखदेव जी भगत सिंह को पत्र लिखे हैं तब के बताए हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि बदलती हुई परिस्थितियों में हम पर अगला प्रभाव डाला है। क्या हुआ, आगे देखो, जिन बातों से जेल से बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। ठीक ना, शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसे ये जो लेख है से बहुत बड़ा था पत्र वाला में के, तो यहाँ पर कुछ टॉपिकों को चर्चा किया गया है जगह में से और अलग बातों किए थे, तो ये पत्र वाला लिखल है जिसमें से कह रहा है कि जब जेल से बाहर थे ना तो दोनों व्यक्ति जे बात से घृणा करते थे, यानी भगत सिंह जिन बात को अच्छा न लगता था वे अब उनके लिए अनिवार्य हो चुका है। लेकिन अब वो यहाँ पर आए हैं तब ये सब बात उनको कुछ समझ में आ रहा है, तो अब वो सब काम उनके लिए अनिवार्य हो चुका है। कौन काम, इसी प्रकार जब मैं जेल से बाहर जिन बातों के विषय में रूप में समर्थन करता था, यानी कि जिन चीज़ों को समर्थन करते थे वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखता है। उदाहरण के लिए वो कहानी बताएंगे, प्रेम के विशेष रूप के मानने वाला है। क्या कह रहा है बीच में, तो कहे कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। रे बोर्ड पर देखो, तो किसको मानने वाले थे भगत सिंह, व्यक्तिगत प्रेम को। ठीक ना, अपना माता पिता से संबंधित भाइयों का प्रेम, इसका व्यक्तिगत प्रेम से मानने वाले थे। परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा है। ठीक ना, देखो किसी को अगर कहे जाए कि जाओ बॉर्डर पर लड़े के लिए, तो आदमी के रहता है कि जान रहा है कि लड़ाई हो रहा है, मर जाएंगे। ठीक ना, यानी कि जाएगा तो ज़्यादा चांस है कि मर ही करके आएगा। तो उस समय अगर उस व्यक्ति को अपना मौत से ज़्यादा अगर उसके घर परिवार की चिंता होने लगता है, ठीक ना, तो वो हुआ व्यक्तिगत प्रेम। तो इस तरह के कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, कि पहले मैं इस बातों को मानता था परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में मस्तिष्क में कोई स्थान न है। यानी कि अब वो भारत माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस बीच में अपना व्यक्तिगत प्रेम, न माता के बारे में, न पिताजी के बारे में, न भाइयों बहनों, न चाचा किसी की कहाँ शुरू है तो अलगे शुरू है, तो कहीं भी कोई स्थान नहीं। यानी कि उनको पारिवारिक प्रेम से संबंधित कोई स्थान उनके दिलो दिमाग में नहीं, इससे पहले उनके पास था। तो की बोल रहा है, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं है। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, लेकिन जब बाहर थे भगत सिंह, ठीक, तब भगत सिंह बाहर थे तो इस सब को बहुत ज़्यादा मानते थे, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को। तो सुखदेव जी थे कि सबको डांटा करते थे, कहते थे कि कोई परिवार के मुँह माया में नहीं फंसो, सब अपने भारत देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ो और परिवार को भूल जाओ, हमारा पूरा परिवार भारतीय माता है, इस तरह से। लेकिन वही बता रहे हैं, लेकिन भगत सिंह उस समय अगर अपना समय की कहानी बता रहे थे कि जब इसमें नहीं जुड़े थे तब इस सबको बहुत मानते थे कि परिवारों को सबके है। लेकिन कह रहे हैं कि आप इस सब के लिए मेरे स्थान में कोई दिलो दिमाग में कोई स्थान नहीं है, परिवार से संबंधित व्यक्तिगत प्रेम का कोई स्थान नहीं है। जिन बातों को आप बाहर कड़े विरोधी करते थे, परंतु मैं इस संबंध में आपके विचारों का परिवर्तन कराने के लिए आ चुका है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं। आप कहते हैं कि बहुत आवश्यक है कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है उसको व्यक्तिगत प्रेम का कोई जगह नहीं है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपके एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त होता है। इन बातों को आपको याद होगा, ये लाइन देखना, आत्महत्या करेंगे कि उनको आत्महत्या करने के लिए वाला क्वेश्चन बार बार रहता है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। आत्महत्या समझ में आ रहा है, ठीक ना, अंग्रेजी में सुसाइड कहते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को मार ले रहा है। कोई पंखा में लटक रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई नदी में डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट करके, कोई ट्रेन के प्रति पर पंखा से बच कर नस काट रहा है। हाँ, नस काटे वाला तो भूल ही गए थे, गर्दन काट ले रहा है अपने आप, तो उसका आत्महत्या कहलाता है। आप काटने का करने का कारण कुछ और हो सकता है, नस काटे वाला आए मतलब कि मरने के लिए कोई कुछ भी करे, तो वो था। लेकिन नस काट लिया था,
घर में, तो वो आत्महत्या का एगो प्रकार हुआ। लेकिन कारण कुछ भी हो, तो इन सब को जो कारण था कि अपने ना जीवन के परिस्थितियाँ कोई लोग कच जाता है, यानी कुछ को ज़िंदगी में इतना ना परेशानी आ जा रहा है कि उससे क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो वही हाँ ढकेल रहे अभी जाकर। हम लोग भी इसी टॉपिक पर अभी इसमें बात करेंगे, ठीक ना, कि आत्महत्या करने वक्त किसी को उतना हिम्मत नहीं होता है, लेकिन कैसे हिम्मत आ, वही बात है कि रहेगा क्वेश्चन कि आत्महत्या करना कायरता वाली बात क्यों इस टॉपिक पर इमें लिखना है, ठीक ना। और अभी सुखदेव क्या क्या, चलो पढ़ते पहले। तो मैंने आत्महत्या के विषय पर बात किया, यानी कि सुखदेव से बात कर रहे हैं भगत सिंह कि मैंने आत्महत्या की चर्चा किया था। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने अब मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। तब भगत सिंह कहे थे कि आत्महत्या करना ना, कुछ परिस्थिति अगर कोई व्यक्ति आ गया है और वो आत्महत्या कर रहा है ना, तो वो क्या हुआ, कुछ स्थिति में वो ठीक ठाक है। लेकिन सुखदेव कहे कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है, गलत है। अब देखो वही बात पर हम लोग को लिखना है कि आत्महत्या करना क्या है, तो उचित हो सकता है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया और मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात कहाँ, ये दोनों जो बात कहाँ पर हुआ था, सहसाही कुटिया में शाम के समय में दोनों बात किए थे। भगत सिंह कहे कि आत्महत्या करना ठीक है, तो सुखदेव कहे कि ठीक नहीं है। आप बताएंगे क्यों ठीक नहीं, आत्महत्या क्यों गलत है, तो सब टॉपिक पर में लिखल है। कहते हैं कि अपने मजाक के रूप में मुझे हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता है। तो सुखदेव या अधिकतर आदमी बोला जाता है कि आत्महत्या करना ना कायरता वाली कार्य है। क्या है, कायरता वाली कार्य है। तो हंसते हुए बताए थे कि कार्य उचित माना नहीं। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित होता है। तो आत्महत्या करना क्या है, तो कायरता वाली कार्य ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब। और किस प्रकार का है, तो भयानक और घृणित काम है कि आत्महत्या करना एक कमजोर की निशानी है, बेकार आदमी है, घृणित कार्य है और ये डरपोक लोग करता है, इस तरह से दिखा रहे हैं। परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। तो भगत सिंह कहते हैं कि अब आपका भी राय बदल चुका है। आदमी की परिस्थिति अगर ठीक ठाक है ना, तो कोई को ज्ञान दे सकता है कि आत्महत्या करना कार्य वाले बहुआ आत्महत्या नहीं करना, ठीक। हाँ, ऐसे भी नॉर्मल माना जाता है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए और कानून उनून सब में बने। अगर तू आत्महत्या करते हो कि पकड़ लिया पुलिस के हाथ में, तो थोड़ा कुछ दिन तक कैद कर रखेगा कि तू आत्महत्या नहीं करे, ठीक ना। तो है तू का किस समझ लिया है, पंखा के लटके के बारे में बताती है कि, तो इधर सुनो। तो आत्महत्या करना गलत है, उन टॉपिकों पर बात हुआ है। तो भगत सिंह कहते हैं कि आपका भी राय बदल चुके। अब आप उससे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब यही राय है कि जो आपकी पहले राय थी, अर्थात आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता वाली का है। आ जाओ जल्दी आओ ना, पूर्णतः कार्य है, क्रांतिकारी को यह तो कहना ही क्या, जो मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक। तो हम लोग का यही टॉपिक पर बात हो रहा है कि कार्य आत्महत्या करना कायरता वाली कार्य है, ठीक। और भगत सिंह को सुखदेव जी यही बता रहे हैं कि क्रांतिकारियों को तय कहना और बेकार बात है, उचित नहीं ठहरा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ठीक ना। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। किताब है तो पीछे पलट कर 2-3 को क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देगा, देख लो तू, ठीक ना। ये वाला फिर क्वेश्चन पलटो, पीछे क्वेश्चन पढ़ कर हमको बताना। क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने क्यों कहा कि आप कष्ट सहकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार। क्वेश्चन देखो, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, ठीक ना। तो ये वाला लाइन यहाँ से है, और से ऊपर में देखो आत्महत्या वाला लिखल होगा, चाहे वो नीचे में भी हो कई नंबर में कि आत्महत्या वाला भी क्वेश्चन। हाँ, वो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा क्वेश्चन। एगो आत्महत्या जो कहे कि कैसी कायरता वाला क्यों, ठीक ना। तो जो ऊपर बता दिए। अब ई वाला क्वेश्चन यह है कि भगत सिंह ने क्या कहा कि आप केवल कष्ट सहकर भी लोग देश की सेवा कर सकते हैं। तो लाइन के देखो, तो आप जैसे व्यक्ति एक से कर सकते हैं, अगर आप बना करके जैसे
आप जैसे व्यक्ति को ऐसे प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय, ठीक ना, देखो एक स्लोगन होता है सबका, एक जैसे अगर जय हिंद रहते सुनो तो सब पार्टी बनता है ना, तो एगो कोई ना कोई नारा लगाता है। तो उसी तरह नौजवान भारत सभा का ध्येय वाक्य क्या है? तो सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना, इसका वाक्य लाइन है, ठीक ना। सभी पर जैसे देखो अगर कोई लोगो बनता है तो वहाँ पर कोई ना कोई 2 लाइन लिख दिया जाता है कि उसका ध्येय वाक्य क्या है, यानी कि उसका विचार क्या है। तो नौजवान सभा का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना, ठीक, एवं बलिदान करना। तो सेवा करते हुए जितना कष्ट है वो सहेगा और बलिदान देगा। को हमने सोच समझकर जितना प्यार किया था, मैं यह समझता हूँ कि अपने अधिक से अधिक संभव सेवा की है। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए। दूसरी बात यह है कि वह अवसर जब आपको सारी जनता नेतृत्व करना चाहती है, सेठ, तब व्यक्ति जो है, जो इस सब एक सभा में रह करके, ठीक ना, संगठन में रह करके देश की सेवा करके, और सिर्फ अगर सेवा करते हुए अगर उसको कष्ट सहन करने के मिल रहा है, तो डायरेक्ट अगर भारत पे या देशों पर कोई जो विपत्ति आ रही है उसको शांति समय से खाली कष्ट अगर कोई व्यक्ति सह कर भी रह रहा है तो वो भी देश की सेवा मानी जा सकती है। तो भगत सिंह का ही विचार है कि अगर कोई विपत्ति वाला समय आ गया है, अगर आप आराम से कष्ट सह रहे हैं तो वो भी देश की सेवा करना माना जाता है। और वही बताया कि हमारे नौजवान भारत सभा का भी यही ध्यान है कि सेवा द्वारा कष्टों को सहना, कि सेवा करते रहो, आप कष्ट सह कर भी सेवा कर सकते हैं, एवं बलिदान करना, और बलिदान करते रहेंगे। और यही सब हुआ को उनके कष्ट उठाए। और दूसरी तब भगत सिंह तब जेल में है, नौजवान सभा का संचालन कौन कर रहे थे? ये तो अपने उधर गए है, आज चंद्रशेखर आजाद जी, तो ये सुखदेव जी को कह रहे हैं कि आप जो पूरा है देख रेख उन्हीं को करेंगे, आपको सारी जनता का नेतृत्व करना पड़ेगा। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है, जितना मानव सबको अगर कोई गलत भी करता है तो उसको लगता है कि जो कर रहा है सही है, उचित मानकर क्या। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, तो जेल में उस समय बम फेंके थे, उसका कहानी बता रहा है कि जैसे हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। तो जो काम किए तो उसके बाद उसका फल होगा कि अगर बम फेंके तो उनको तो पुलिस पकड़ के लिए जाएगा, तो वो उसका परिणाम हुआ, उसका फल भोगने के हो गया कि उनको अब जेल में समय काटना पड़ेगा। क्या आपका यह विचार, यदि हमने दया की गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न, देखो यही लाइन है, फिर से कुछ बीच में लिखना है, अगर क्वेश्चन अलग ना है लेकिन कुछ क्वेश्चनों में यहाँ से ऐड करना है कि भगत सिंह को रे सुनो, जब जेल ले गया था तो वह किसी से नहीं गिड़गिड़ाए है, कहे कि हम किसी से गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं, न हम अपनी फांसी से बचने के कोई उपाय मांगेंगे, हमको फांसी पर चढ़ा देगा, हम खुशी खुशी फांसी पर चढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आज पीछे हट जाएंगे तो हमारे जितना युवा है वो सब पीछे हट जाएगा। अगर हम अभी फांसी पर चढ़ रहे हैं, अगर हम ही अपना हिम्मत तोड़ देंगे, जनता के थी अंग्रेजों के सामने अपना हिम्मत तोड़ देंगे, उसे गिड़गिड़ाएंगे, उससे दया के भीख मांगेंगे, याचना लगाएंगे, तो जितना क्रांतिकारी है वो सब भी हिम्मत तोड़ देगा, वो भी इस तरह के कार्य नहीं करेगा। लेकिन हमको फांसी पर चढ़ते हुए देखेगा तो और युवा सब खुशी खुशी आएगा क्रांतिकारी गतिविधियों में काम करने, क्योंकि उसको अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा मेरे को देख करके। तो यह कि हमको हमने दया की गिड़गिड़ाते हुए दंड बचाने का प्रयत्न नहीं किया है, किया तो हमारा कार्य उचित होगा नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा पड़ जाएगा। जैसी वो दया याचिका के मांगेंगे तब प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। क्या कि अगर अभी इधर देखो, अभी अगर भगत सिंह जी जेल में भी है तो सब लोग बहुत उग्रसित तरह के कार्य कर रहे हैं, कि कितनों कोशिश करे आजादने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। अगर वो उल्टा कर देते, मांग लेते दया क्षमा के, तो धीरे धीरे सब लोग बैक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, कि दया मिल ही रहा है, लोग उतना नहीं शामिल होता। वो अपने लक्ष्य से पूर्णतः सफल हुए। अगर वो हो जाते, वो दंड मिल जाता, तो उनका मकसद ज़्यादा क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पार्टी में शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो। और उनका मकसद यही था, अगर इनके बलिदान से, यानी कि उनके मृत्यु होने के बाद भी अगर सब शामिल हो, तो इनका तो यही मकसद था, तो ये मकसद सफल हो जाएगा कि भारत माता की आज़ादी में हमारा बलिदान ही सही। बंदी होने के समय जब बम फेंके थे या खुद को गिरफ्तार करवाए थे उस लाइन के, हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों का दशा अत्यंत दयनीय थी। यानी कि उसका नौजवान सभा था, उसको कोई संचालन करेगा तब ना उसको जो कार्यकर्ता लोग है जो कैसे क्या करना है से बताएगा। तो उस समय के बता रहे कि बंदियों के दशा अत्यंत दयनीय थी, यानी कि बहुत खराब था।
हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया है। मैंने आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। ठीक, तो वो अपना लाइन के बता रहे हैं कि हमको पता था। आगे नीचे लाइन भी लिखल है, छूटल है कुछ दिखाओ था नहीं, जैसे कि कितना छूटल है, कहाँ कहाँ छूटा है, पहले बीच में बोलता है या बलिदान तक है। मानते लेते ठीक ना कि नहीं छूटा ले नहीं छूटा हुआ है, लेकिन ई वाला में हम मान सकते हैं में छूट गया होगा। लेकिन और सब जितना पढ़ा है वो में चाहे आगे भी पढ़ाएंगे, ओकर नोट्स पूरा मिला है हमको। इसका वाला के ना अच्छा से मिल ही नहीं रहा था, टाइप नहीं करते, स्कैन करके लिख देता है गूगल खुद, ठीक ना। तो एक वाला में गड़बड़ हो गया था, तो हमको क्या कई मेहनत आवे तब लिखने में लगा था, क्या कि एक कर रहे थे आई उस समय मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गया था, कर ही नहीं रहा था। फिर एक वेबसाइट पर ना ये सब मिल जाता है सर्च करेगा ना तो भगत ई वाला पत्र में बहुत बड़का मिल रहा था, ठीक। तो वहाँ से डायरेक्ट उठा करके कहते में छूटे के चांस हो गया होगा, क्या कि बहुत परेशान हो गए थे एक यहाँ तक लाते लाते। लेकिन चलो नहीं छूटा है, देखना बाकी बात हम एकदम मिला लिए थे, सब अच्छा से नहीं छूटा था। आगे देखो तो ये बता रहे यह था जहाँ से तोड़े थे, एगो पैराग्राफ यह था कि मानव किसी कार्य को उचित समझ कर ही करता है और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। विचार बंदी जिम्मेदार था ये था, और बंदी होने के समय ही उनको गंभीर से लिए थे, और उसके भीतर मैं मर जाऊंगा उनको पहली था, और उनको पता था कि पकड़ आगे लाइन निकल है यही बोले, उनको पता था कि अंग्रेज लोग इनको फांसी दे देंगे, ठीक ना। तो ये सब पता था। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रगतिशील होना एवं श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती है। तो वो लाइन बताया कि उस समय अगर अभिप्राय उनके रहा होगा कि खाली पूछे गए आत्महत्या, तो भगत सिंह को लगा था, अभी सुखदेव जी को लगा था कि भगत सिंह इतना कष्टों को नहीं सह रहा है, इसे चाह रहा है कि अच्छा आत्महत्या कर ले। तो वही कहे कि हम आत्महत्या करने की कोशिश नहीं, बस हम बता रहे थे कि कोई इस तरह में कर रहा है, तब प्रगतिशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं है। कि अगर इस तरह से अपना जीवन बलिदान तो उसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है। हमारे मित्र एक व्यक्ति के नाम बता रहे श्री यतीन्द्र दास की मृत्यु को अस्पृहणीय है, यानी कि उनका भी मृत्यु अगर इस तरह से हुआ था, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फूलभीत हुआ, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया, ठीक ना। यही उनका मकसद था कि अगर उनको कोई जेल भी हुआ है तो सभी लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा उनके आंदोलन में शामिल हो गए तो क्या हो गया, पूरा समस्त में एक विराट आंदोलन शुरू हो गया। विराट का अर्थ तो बहुत बड़ा, और उनको जब न कहा नहीं मारा कि फांसी चलने से पहले जब पता चला कि हो रहा है तो और आंदोलन बढ़ते जा रहा था। इसीलिए अंग्रेज लोग एक दिन पहले फांसी दे दिया कि जिस दिन साहब में भोरे भोरे सब आकर के पहुँच जाता तो और किसे की कर देता, सबको मारपीट कर देता तखनी। लेकिन उनका से पहले कर दिया, तब बीच में सब नॉर्मल अपना धीरे हुआ। जिस बीच में लक्ष्य सफल होता, हम अपने लक्ष्य में सफल हुए, तो उनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो इस कारण जुड़ा है। और उस आंदोलन से इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है, ठीक ना। एगो और क्वेश्चन होगा, भगत सिंह कैसी मृत्यु को आदर्श मृत्यु समझते हैं, ठीक ना। देखो पीछे पलट करके और तनका में लगा करके आए, संघर्ष से मरना और अपने देश के नाम, ठीक ना, या देश के काम में जो मृत्यु आता है उसको आदर्श मृत्यु समझते हैं, ठीक ना। या उसको एक और कुछ क्वेश्चन लगाकर देखो सुंदर कहा है, तो जो मृत्यु, ठीक ना, देश के नाम में बलिदान में दिया जाए, देश के काम में सेवा में, ठीक ना, फांसी पर चढ़ता है, उस सब मृत्यु को क्या कहे? और सुंदर मृत्यु, अच्छी मृत्यु और आदर्श मृत्यु कहते हैं। तो ये वाला लाइन उसमें लिख देना है, ठीक। वो में एक और क्वेश्चन था, आगे सुनो। तो दो छोटा छोटा लाइन है, का छोटा बढ़ा के बता देंगे कि जो देश के नाम में कोई भी फांसी चढ़ रहा है या मृत्यु मिल रहा है, या देश के काम में जो सेवा में जो मृत्यु दिया गया है, उस मृत्यु को क्या बताया है? सुंदर मृत्यु बताए है। और इस तरह के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। तो किस तरह की मृत्यु को अच्छा मानते थे? कि देश की सेवा में जो गया जान गंवाए हुए मृत्यु को आदर्श मृत्यु समझते। आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक, तो उनको विश्वास है कि उनको क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड, यानी कि उनको मार दिया जाएगा। उनके धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी। तो कह रहा है कि अलबलाय से कुछ नहीं होगा, हम लोग को धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी
कि जब उनको जज फांसी की सज़ा सुना देगा और तत्पश्चात उन्हें फांसी दे दी जाएगी, यह मृत्यु भी सुंदर होगी। ठीक ना। तो भारत माता के नाम पर फांसी पर लटकना को क्या कहे है कि यह मृत्यु कैसी होगी, सुंदर होगी। और कुछ मृत्यु को में अगर, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए जीवन का समाप्त कर देना कायरता है। तब बोलेगा आत्म, उसमें आगे लाइन है कि आत्महत्या को क्या मानते हैं या क्या समझते हैं। तो आत्महत्या करना, ठीक ना, व्यर्थ हुआ जिंदगी और केवल दुखों से बचने के समाप्त करना आत्महत्या क्या है, तो कायरता है। जिक्र कि आत्महत्या करना कायरता क्या है, तो इस सब लाइन को ऐड कर करके क्वेश्चन को हम लोग आंसर देंगे। रे रोहित जिंदा हो, मैंने टॉपिक भी ना मंग रहा। आगे सुनो, तो आत्महत्या, तो ये तो हो गया फांसी चढ़ना कैसी मृत्यु है, तो सुंदर मृत्यु है। लेकिन आत्महत्या करना क्या है, तो कायरता वाली का है, जो केवल दुखों से बचने का, देश के काम में मृत्यु नहीं आया तो वो आत्महत्या करना बेकार है। आगे सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाले, देखो व्याख्या में आएगा 4 नंबर, अगला तुरंत देखो जब बगल में लिखा क्वेश्चन होगा। किताब है तो अच्छा है, पहले तो किताबें नहीं रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली आती है। ठीक ना। ई पर कहेगा व्याख्या करने के लिए कि भगत सिंह के अनुसार से कैसे ही लाइन है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है मिला। पढ़ के बताओ कथी लिखा है। हाँ 7 के क, जोर से बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इतना लाइन है। तो एक देखो विपत्तियां का जगह समझ में ना रहा है ना, एगो कहानी सुनाते हैं तब एक बात बताते हैं तो समझना। मान लो ऐसा से बैठो, रोहित साइकिल से बहुत दूर से आता है सहदेव के ऊपर से, ठीक रोहित ना, अंकित एक घर था पीछे ही है, आदर्श एक घड़ी धीरे है देखिए। तो मान लो आदर्श से आ रहा है, तो अगर वो पार से आ रहा है, अब देखो उधर से आते आते क्या हुआ, नया साइकिल लिया, नया साइकिल से आए पंचर पर तनी ठीक नहीं होगा, हम बताते वो वाला तनी एक क्या कि पंचर तनी ज़्यादा हार्ड लेवल तक के चल जाए। ठीक, तो देखो ये नया साइकिल लिया है और साइकिल भी नया चलाना सीखा है। ठीक, अब आते आते लड़की पर ज़्यादा फिट हो जाता है, लेकिन चलो अब देखो उसका चैन उतर गया साइकिल की। ठीक ना, एक दा घुमाया चैन उसमें फंस गया। ठीक ना, चैन कभी फंसा होता है निकालना बहुत हार्ड हो जाता है, निकलता नहीं है। अब वो तंग हो निकल ही नहीं रहा है और उसको निकालने भी नहीं आता है, ना उसको चैन चढ़ाने आता है, क्या कि दूसरे पर आश्रित हो जाता है, चाहे वो नया लड़के मिला है। अब कुछ ऐसा स्टार्टिंग में सबके ही साथ हुआ होगा। ठीक, अब उसको ना वो बार बार घुमा रहा है, कभी इन्ने फंस जा रहा है, चढ़ ही ना रहा है, तो उसका क्या आ गया, उसको उस पर आ गया विपत्ति आ गया, इसी को विपत्ति कहते हैं। तो उसके ज़िंदगी में क्या आ गया, विपत्ति आ गया। अब देखो बहुत कोशिश कर रहा है चढ़ाने की, न चढ़ रहा है, चढ़ाते चढ़ाते कोशिश करते करते वो चैन को छुड़ा लिया हाथी में से, फसलता से, या कैसू करके चढ़ा दिया, चढ़ करके कोचिंग चल रहा। तब विपत्तियाँ आया ना, लेकिन विपत्तियाँ आया तो कोशिश किया तो वो उसको चैन चढ़ाना सीखा कि नहीं। तो वही हुआ कि विपत्तियाँ आती है, लेकिन व्यक्ति को क्या करने आती है, पूर्ण बनाने मतलब हमको कुछ सिखाने आती है। अगर चैन उतर गया तो हमको चैन चढ़ाना सिखा रहा है। ठीक ना, तो यही विपत्तियाँ, यही भगत सिंह का कहने का तात्पर्य है कि अगर रे शांत हो जा कर चैन चढ़ा ले होंगे, कि अगर जिंदगी में कोई भी कष्ट आ रहा है तो वो हमको ना दुख देने नहीं है, बल्कि हमको पूर्ण बनाने, हमको कुछ सिखाने आ रहा है। अगर चैन उतर गया तो चैन हमको चढ़ाने सिखा रहे थे। यही विपत्तियाँ होगी कि ज़िंदगी में अगर विपत्तियाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यानी कि उसका जो कमियाँ थी उसको क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। अगर कोई ज्ञान कम है तो अधूरा हो रहा है, लेकिन उसका ज्ञान का पूर्ति हो गया तो व्यक्ति पूर्ण हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। ये लाइन समझ गया, तब आगे लाइन लिखेंगे तो उसका व्याख्या लिख देगा। ठीक ना, मैं और आप वर्ण मैं कहूँगा कि हम में किसी ने भी नहीं बोलो, आप सुन लो, कंचित कष्ट सहन नहीं किया है और हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ हुआ है। तो कहे कि हम लोग अभी इस तरह के विपत्तियाँ को तो सहबे नहीं किए कष्ट, हमारा तो जीवन अब स्टार्टे हुआ है कि तरह तरह के ज़िंदगी में कष्ट आएगा और अंग्रेजों से कैसे लड़ना है से अब हम सीखते जाएंगे। और अब क्या और किंचित कष्ट सहन ही नहीं किया है, तो वही मैंने, लेकिन अभी तक कष्ट सहबे नहीं किए हैं, अभी तो उनका थोड़ा मोड़ा है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है कि रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर एगो जरूर रहेगा। ये क्वेश्चन फिर देखो पूछेगा कि रूसी साहित्य को अच्छा, ऐसे देखो 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चन देखो 5 नंबर में, रूसी साहित्य को आदर्श या अच्छा साहित्य क्यों मानते हैं भगत सिंह। ठीक ना,
पढ़ो जोर से। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों देते, ठीक ना। तो यही लाइन लिखना है, क्या अपेक्षा क्रांतिकारियों से क्या अपेक्षा है। तो देखो साहित्य पहले समझो तभी लाइन समझाते हुए, है ना लिखा साहित्य। देखो रे इधर सुनो, साहित्य का मतलब क्या होता है इससे पहले देखो, शॉर्टे में समझा अपना भाषा में, वो किताबें अगर परिभाषा, मान लो कोई व्यक्ति खूब कहानी लिख रहा है, ठीक ना, और कोई व्यक्ति खूब कहानी पढ़ रहा है, ठीक, तो वो लिखे वाला साहित्यकार कहलाएगा, पढ़े वाला साहित्य पढ़ रहा है। अगर कोई खूब गाना लिख रहा है, कविता लिख रहा है, शायरी लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो हम लोग का जो हिंदी पढ़ा रहे हैं हमें, जो कविता ये सब क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। तो देखो अब रे नहीं बोलो, 10वां में हुंकार चैप्टर पढ़ा होगा, याद आ रहा है, ठीक ना। कहता है कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, इस तरह के लाइन जो पढ़ता है, ठीक, तो वो राजनीतिक पर लिखा गया साहित्य हुआ, ठीक ना, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का आग हुआ। अगर कोई लेखक अपना साहित्य अपना रे नहीं बोलो कहानी में, कविता के माध्यम से अगर क्रांतिकारी गतिविधियों का लाइन लिखता है तो उस साहित्य में भी वो भी काउंट हो जाता है। तो यही लाइन कह रहे हैं कि अपना भारत में न इस तरह का साहित्य नहीं देखा गया है, कि कोई ऐसा लेखक या कवि नहीं हुआ है जो भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कोई लाइन दुलाइन लिखे। लेकिन रूस के जितना भी साहित्यकार हुआ है ना, भारत और क्रांतिकारी के बारे में ज़्यादा लिखा है, ठीक, आप समझो। तो वही कह रहे हैं कि रूसी के साहित्य में प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता मिलती है, यानी कि रूस के जितना भी लेखक हुए वो क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बहुत लिखे हैं। आगे सुनो, यह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई पड़ते, यानी कि उनका कहने का अर्थ है कि अपना भारत के जो साहित्य है, जितना भी कोई कवि लिखता है या कविता लिखता है, अब बहुत सारा पढ़ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का कविता पढ़ा थी यही सब, तो लेकिन उस समय के अनुसार से बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा लेखक नहीं हुआ अपना भारत में, साहित्य में मिलवे नहीं करता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कोई सरकार के बारे में कोई कविता लिखे, कोई कहानी लिखे, कोई भी इस तरह की आलोचना लिखे ताकि सरकार पर कटाक्ष किया जाए। लेकिन कौन देश में ये ज़्यादा मिलता है, तो रूस में। तो यही लाइन पूरा लिख देना है कि इसका महत्वपूर्ण क्यों देते हैं, क्योंकि भगत सिंह मानते हैं कि रूस में, ठीक ना, इधर सुनो, रूस में क्रांतिकारी गतिविधियों का बोलना बहुत ज़्यादा है या प्रभाव ज़्यादा है। वहाँ के रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान में वास्तविकता मिलते हैं, वहाँ सभी लोग साहित्य पर, क्रांतिकारियों पर साहित्य लिखते हैं। लेकिन अपना भारत में लिख देंगे हैं कि भारत में कदापि दिखाई नहीं मिलता है, कम मिलता है, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण क्यों देते हैं, महत्व इतना क्योंकि वहाँ हर जगह हर किताब पुस्तक में साहित्य के बारे में, साहित्य में लिखल मिलता है क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। समझ आ गया। आगे सुनो, तो कहते हैं कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई पड़ती। इतने लाइन है, एक और समझा दिए, वही सब्जेक्टिव में ओकरा साथ में लिखे के है कि रूसी साहित्य के महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ हर स्थान पर, ठीक ना, क्रांतिकारी गतिविधियों का चर्चा है, ठीक ना, पॉलिटिक्स का ज़्यादा प्रभाव वहाँ पड़ी है। आगे सुनो, हम उनकी कहानियों में कष्ट और दुखदायी स्थितियों का बहुत पसंद करते हैं। तो जितना उनके कहानी लिखल है उनके में कष्ट दुखदायी स्थितियों का वर्णन मिलता है, परंतु कष्ट सहना उस भावना को भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके उम्मद और उनके चरित्र का असाधारण ऊंचाई के प्रशंसक हैं, परंतु इनको कारणों पर सोच विचार करने के भी कभी चिंता नहीं करते हैं, ठीक ना। तो आप लाइन के दिखा दे रहे हैं कि उनके कहानियों पर उनके भीतर को अनुभव करते हैं, उम्मद उनके विचार को असाधारण ऊंचाइयों का प्रशंसा करता है। रे डिस्टर्ब नहीं करो, शांत से आगे देखो, परंतु इसके कारणों का सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते हैं। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियाँ सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने तो नहीं, उन कहानियों के सहदृढ़ता, दर्द की गहरी टिस और उनके चरित्र का साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न करती है। तो यह लाइन देखो, कहानियों के माध्यम से, जिसके माध्यम से कोई अपना दर्द बता रहा है, या अभी भी कोई अगर फिल्म देखता है तो कोई चीज़ पर, कोई के दर्दों पर बना हुआ फिल्म होता है। अगर अभी फिर रील्स चलाता होगा तो फिर एगो आ गया हो गया सतलज नदी, सतलज, ठीक ना, दिलजाद, वो कहानी पंजाब पर वाला बताया गया है, ठीक। तो वो फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है, कोई उसको कविता के माध्यम से लिख दे, पढ़ दे, तो इस तरह से हो जाता है। 12th फेल, तो इस तरह के कहानी अगर बन रहा है तो उनके दर्द को, टिप्स को दिखाता है, तो वो पहले लिखेबे करता है कॉपी में। बहुत सारा ऐसा फिल्म, हाँ ठीक, बहुत सारा ऐसा फिल्म है ना, पहले कॉपी में कोई लेखक लिख देता है, ठीक, वो किताब छपता है, वो किताब लोग पढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है, तब तो उस किताब के माध्यम से कोई फिल्म बनाने वाला किताब को पढ़ता है और तब वो किताब के अनुसार से फिल्म बनाता है। तो पहले साहित्यकार ही कोई कहानीकार है, वो कहानी को लिखता है, ठीक ना, तब बनता है। तो यही कहे कि उसके दर्दों के, यानी कि जिस पर जो बीत, नहीं बोलो आप फिल्म रहने दो,
तो बनता है तो उसको क्या किया जाता है, अच्छा से चरित्रों को साहित्यों में ऊंचाई को उत्पन्न किया जाता है। चलो आगे बढ़ते, समझ गया है अब साहित्य इसका मतलब। हमारी दशा का उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन के आकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्ति को प्रत्येक दृष्टि से क्या पैसा लाई दे कुछ ऊपर रख ले ताकि छोड़ दे, टाइम हो गया है ना, बहुत टाइम हो गया। आए